Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. FATF online site used for terror attack in Pulwama, Gorakhnath. Watchdog delegation report state sponsorship for terror financing. Uh, Terror attack in Pulwama in February 2019. Gorakhnath temple in April 2022. Finance Financial Action Task Force report रिलीज की गई जिसके अंदर बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का, मैसेंजर एप्लीकेशंस का और क्राउड फंडिंग साइट्स का यूज किया गया जिसने इंक्रीज किया अब्यूज ऑफ फाइनल टेरर फाइनेंसिंग को, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज को, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज किया गया। बिना किसी कंट्री का नाम लिए उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से स्टेट स्पॉन्सरशिप टेरर फाइनेंसिंग है उनको प्रमोट किया जाता है उनकी फंड रेज किए जाते हैं, फंडिंग टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज किया जा सके टेररिस्ट अटैक के अंदर। और जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्स और इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई जो दिखाती है किस तरह से जो सर्टेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यूज किया जाता है, कंटिन्यूसली रिसीव करते हैं फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट को नेशनल गवर्नमेंट्स से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसमें जो सैंक्शंस है वो करिकुलम टेक्निक्स और ट्रेड्स के थ्रू की जाती है, जिसमें स्मगलिंग मैकेनिज्म को यूज किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा पोटेंशियली पास करते हैं सपोर्टिव रोल्स को, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड की टेररिज्म फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर, जो कि दिखाते हैं कि किस तरह से ऑयल शिपमेंट जो एक इंटरमीडिएटरी कंट्री के बीच में यूज होता है सोल्ड करने के लिए गोल्ड को, फिर गोल्ड को लेटर करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके थ्रू टेरर फाइनेंसिंग की जाती है। फ्लैग किया किस तरह से जो सेल्फ फाइनेंसिंग सेल्स है ये अडॉप्ट करते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट को, इन्वॉल्व करते हैं रेंजिंग और फंडिंग सोर्स को, ताकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सके। इसी तरह की इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब हम ब्रूटल टेरर अटैक पहलगाम देखते हैं जिसके जो अप्रैल 22 को हुआ था, जिसमें विदाउट मनी एंड मींस जो मूव्स फंडिंग प्रोवाइड करवा की गई थी टेररिस्ट सपोर्टर्स को, किस तरह से जो जैश ए मोहम्मद के द्वारा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव को ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम पाउडर जो ईपीओएम अमेजोन के थ्रू खरीदा गया था। कमर्शियल साइट्स की इन्वॉल्वमेंट भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि ब्लास्ट की जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ा देता है। इसी तरह से हम गोरखनाथ टेम्पल अटैक की बात करते हैं जो कि इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बाय आईएसआईएल आइडियोलॉजी अटैक ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजर्व इंडिविजुअल के द्वारा ट्रांसफर किए गए थे 6,69,841 रुपी पेपल के थ्रू फॉरेन करेंसी सपोर्ट में, ताकि जो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन यूज किया गया था वीपीएन सर्विसेज को ताकि आईपी एड्रेस को लोकेट ना किया जा सके, जिसके बाद इंडिविजुअल के द्वारा रिसीव किए गए थे 10,333 रुपीज। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि वीपीएन और ऑनलाइन सर्विसेज नेटवर्क है उनको यूज कर प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह से 44 इंटरनेशनल थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो देखने के लिए मिली थी अलग अलग फॉरेन अकाउंट्स के बीच में, फोन पे के, पेपल के थ्रू। अलकायदा और इनके द्वारा जो सोर्स स्टार्ट किया स्ट्रेटेजी इंक्लूड की जाती है ताकि इंक्लूड किया जा सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और फंडिंग को इंडिविजुअल बेसिस पर, और टेरर को प्रमोट किया जाए वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज को, जो रिसेंट ईयर के अंदर देखने के लिए मिली थी। एटीएफ के द्वारा कहा गया कि स्टोर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जो है वो रिपोर्टेड की जाती है रेयर ओकेजनल पर, जब हम अथॉरिटी फ्लैग करती है आईएसआईएल और अलकायदा इंस्पायर इंडिविजुअल्स को जो यूज करते हैं इस तरह के मेथड को, स्मॉल फंडिंग को या फिर एसिड्स को, ताकि उनको रिलीज किया जा सके हैंडलिंग के टाइम पर। आफ्टर जेनस्टीन क्रैकडाउन से भी टर्न फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। रिसेंटली जेमस्ट्रीन ग्रुप के थ्रू जो
ट्रेडिंग एक्सचेंज रेट के अंदर मैनिपुलेशन देखी गई थी, जिससे स्ट्रेटेजिकल बेसिस पर प्रॉफिट कमाया गया था। उसके बेसिस पर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा चेंज किया गया, ताकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं उन फर्म्स को ऑपरेट जो किया जाता है उनको रेगुलेट किया जा सके, क्लोजली एग्जामिन किया जाए ट्रेडिंग जो पैटर्न है डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट के, उसके बेसिस पर, ताकि जो क्वेश्चनेबल स्ट्रेटजीज है उनको अकाउंट किया जा सके और जो सोर्स है उसको ट्रेस किया जा सके, टाइट किया जा सके स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन पॉलिसीज को, और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ड्राइव जो ट्रेडिंग है स्पेशली जो ग्लोबल प्लेयर्स के थ्रू की जाती है इंडियन मार्केट में, उनको मैनेज किया जा सके, और मैनिपुलेशन और फेक अकाउंट्स के थ्रू या फिर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसको रोका जा सके। कैश इनपुट फ्यूचर और ऑप्शंस की फॉर्म में। रिलायंस ब्लूप्रिंट टू डबल एफएमजीसी बिजनेस 2 to 3 years। रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू यूज इट्स टेलीकॉम प्लेबुक टू शेयर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इन स्पेस। इनके द्वारा फर्स्ट स्टेप्स जो है वो स्पिन ऑफ किया गया 11,500 करोड़ का, जो कि एफएमजीसी बिजनेस को डायरेक्टली सब्सिडरी कॉल न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज की जाएगी, ताकि स्केल ऑफ इंक यूज किया जा सके और पर्सनल जो नोन है उनको बताया जा सके। इसके साथ साथ जो रिलायंस का एम है वो डबल किया जा सके एफएमजीसी बिजनेस को 2 to 3 years में 4-5 मिलियन से 4-5 मिलियन तक, जो कि 1 मिलियन स्टोर्स जो आज की तारीख में देखने के लिए मिलते हैं। रिलायंस के थ्रू जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं या अवेलेबल है उनको इजिली एक्सेसिबल बनाया जा सके, प्राइस को मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ जो होल्डिंग्स 83.56% की स्टॉक्स के अंदर न्यू एंटिटीज के देखा जा सके। ये प्रमोट करेगी 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी को, ताकि इंक्लूड किया जाए पोर्टफोलियोज को अराउंड 15 एक्वायर और ऑर्गेनिक ब्रांड्स के थ्रू जो मार्केट को मैनेज करे, इंश्योर करे प्राइस पॉइंट्स को अफोर्डेबिलिटी को, और टैप किया जा सके रीजन पर्टिकुलर रीजन की जो फेवरेबल टेस्ट या प्रॉफिट या फिर जो नीड है, ताकि जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। रिलायंस एफएमजीसी बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया गया था इन कॉर्पोरेशन ऑफ आरसीपीएल इन नवंबर 2022 के अंदर। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि मेरिको के अंदर जो टॉप लाइन है वो 10,831 करोड़ के, वहीं इमामी जो टर्नओवर है उसका 3,308। डाबर का जो टॉप लाइन स्टोर्ड है वो 12,563 करोड़ का देखने के लिए मिलता है। टाटा कंज्यूमर का जो बिजनेस पोस्ट रिवेन्यू है 11,241 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर देखने के लिए मिलता है। रिफॉर्मिंग UNFCCC process in recent year, climate negotiation have failed to achieve sufficient progress in tackling climate change and its impact. Several idea has been proposed to reform these talks, but unlikely they will be implemented. Recently, international climate negotiation जो कि UN framework कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर की गई, जिनके अंदर देखा गया किस तरह से जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है रिसेंट ईयर के अंदर देखने के लिए मिले, लार्जली जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंडिंग की बात है उनके बेसिस पर देखने के लिए। डेवलप्ड कंट्री जो कि है अपनी डिमांड को मीट करने में कंटिन्यूसली फेल होती दिखी है, पर्टिकुलरली जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं जो कि स्मॉल कंट्रीज है वनरेबल कंडीशन में, और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर रेडिक जो इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, उनकी जो डिमांड्स है या फिर उनके जो कंसर्न है उनको इग्नोरेंस और नॉन नेगोशिएबल होने की वजह से क्लाइमेट चेंज जस्टिस फेल होता है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट
में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनकी एनवायरमेंट और पर्टिकुलर एजेंसीज से विड्रॉ करने के बाद एक एंटायर जो प्रोसेस है वो इनरिवर्सिबल होता हुआ रिप्रेजेंट करता है। COP30 मीटिंग की बात करते हैं जो कि ब्राजील में कंडक्ट होने वाली है, उसमें कि किस तरह से जो एक्टिवली एंगेज कंट्रीज है उनको एक्सप्लोर किया जा सके पॉसिबल क्राइटेरियाज को और स्टेप लिए जा सके जो चेंजेस क्लाइमेट चेंज के लिए होने चाहिए उनके अंदर। मिड एनुअल ईयर क्लाइमेट नेगोशिएशन मीटिंग जो कि जर्मनी के बॉन में हुई थी रिसेंटली, उसमें डिस्कस किया गया किस तरह से सजेस्ट किया जाए जो सबमिटेड बाय कंट्रीज के अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, ताकि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो रिफॉर्म्स है इफेक्टिवली उनको सिस्टम के अंदर यूज किया जा सके। बॉन कन्वेंशन के अंदर इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ UNFCCC प्रोग्राम, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके और इंक्लूसिव मैनर्स के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ग्रोइंग स्केल्स के ऊपर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि क्लाइमेट नेगोशिएशन जो प्रेजेंट चैलेंजेस है उनको हैंडल किया जा सके। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइमेट एडवाइजरी ग्रुप्स के द्वारा डिमांड की गई ताकि रिफॉर्म किया जा सके UNFCCC प्रोसेस के अंदर, ताकि जो मोर फंडामेंटल चेंजेस हैं उनको अपनाया जा सके। जैसे कि बॉन्ड्स के अंदर साइन किए गए थे 200 ग्रुप्स के द्वारा जो सजेस्ट करते हैं मेजर रिफॉर्म्स को, जिनके अंदर डिमांड की गई ताकि अलोय किया जा सके मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग अटेम्प्ट फॉर फाइंडिंग रिमेन एक्सक्लूसिव। UNFCCC फ्रेमवर्क के अंदर जब हम डिसीजन की बात करते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता तब तक सभी कंट्रियों के द्वारा एक्सेप्ट ना किया गया। इसी के अंदर अलग अलग कंट्रियों के पास वीटो पावर भी है, लेकिन जनरली सभी पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होने के साथ साथ एक चैलेंज भी क्रिएट होता है किस तरह से जो कंट्री अपने टारगेट को कंप्लीट करने में सफिशिएंट नहीं है उनके बेसिस को कम किया जा सके उनकी प्रेजेंट को, ताकि जो टारगेट क्लाइमेट चेंज के लिए टारगेट है और जो एम्स प्रोवाइड किए गए उनको पूरा किया जा सके और क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को अपनाया जा सके। रिसेंटली कोप दुबई और बाकू में होने की वजह से उसको क्रिटिसिज्म किया गया था कि फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री COP26 जिसमें एंड ऑफ फॉसल फ्यूल यूज के ऊपर फोकस किया गया था उनको और जो इकोनॉमी पूरी तरह से फॉसल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस है उनको किस तरह से कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन हाउस गैसेस के जो यूज है उसको कम किया जा सके। जब हम डेवलपमेंट एक्शन की डिमांड की बात करते हैं, जो डिमांड करते हैं एक प्रेजेंट टाइम में करंटली की किस तरह से लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प या फिर जो असिस्टेंट उन्हें मिलनी चाहिए उनकी बेसिस पर जो प्रोवाइड की जा सके क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बेसिस पर। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर बाकू मीटिंग में भी डिक्लेयर किया गया था कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जो कि टारगेट रखी गई थी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कि 1,100 बिलियन डॉलर जो डेवलप्ड कंट्री को हर साल दिए जाएंगे ताकि क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है उसको सुलझाया जा सके और जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनको लिया जा सके। इसके लिए नीड है कि डेवलपिंग कंट्री वर असिस्टेड टू $1.3 ट्रिलियन a year. Developed country agree to mobilize a sum of just 300 billion a year on 2035 ऑन बेसिस। COP30 के अंदर स्पेसिफिक टारगेट रखे गए ताकि इंक्लूसिवनेस को बढ़ाया जा सके और जो डोमेन है डिस्कशन की उसको प्रमोट किया जा सके। ग्रुप ऑफ लार्ज एंड इन्फ्लुएंस डेवलपिंग इकोनॉमीज जो कि ब्रिक्स के अंदर देखने के लिए मिला था किस तरह से प्रमोट करती है ग्लोबल साउथ को, क्लाइमेट चेंज से होने वाले इफेक्टेड को। जो ब्रिक्स समिट रिसेंटली ब्राजील के अंदर कंडक्ट हुई थी उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी और उनके इम्पोर्टेंस को किस तरह से क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा। मेल्टिंग ग्लेशियर कैन लेड टू मोर वोल्केनो इरप्शन, न्यू स्टडी। रिसेंटली स्टडी में पाया गया कि किस तरह से जो ग्लेशियर्स है आइस कैप है वो मेल्ट होने की वजह से रिजल्ट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंटली और मोर एक्सप्लोसिव वोल्केनो इरप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि अंटार्कटिका के अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्केनो है वो अंडर आइस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी वजह से ग्रेट रिस्क इंक्रीज होगा वोल्केनो इरप्शन का और जो डिजास्टर्स है वो अपीयर होंगे। जो कि पोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रशिया के अंदर भी इनका इंक्रीज ऑफ वोल्केनोसिटी देखने के लिए मिल सकता है। जब हम चेंज की बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आइस जो है अफेक्ट हो रही है एक्टिवली, फर्स्ट सजेस्ट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा 1917 के अंदर जो ग्लेशियर आइस कैप मेल्ट हुए थे, प्रेशर वेट और आइस जो है एग्जर्ट अंडरगो
magma chambers of volcano reduction. As underground gases and magma ex- explosive eruption can take place. इफेक्ट जब देखते हैं कि किस तरह से जो वोल्केनो इरप्शन होगा उसकी वजह से जो टेम्परेरी कूलिंग है वो बढ़ेगी, और ऐश और डस्ट के मिलने से एटमॉस्फेयर में जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक करेगा सनलाइट को, जिसकी वजह से जो इरप्शन होगा उसकी वजह से इमिट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड को, जो एटमॉस्फेयर को मोर इफेक्टिवली एस पार्टिकल्स के साथ कूल बनाने के अंदर सरफेस ऑफ अर्थ को काम करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर का रिएक्शन है विद वाटर का वो चेंज होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल क्रिएट होंगे जो रिफ्लेक्ट करेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। एरोसोल कैन स्टे इन stratosphere for 3 years, moving around the wind and causing significant cooling worldwide. Eventually जो ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा लार्ज फॉल ऑफ अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से जो यूएस सेंटर ऑफ साइंस और एजुकेशन के थ्रू प्रमोट किया गया किस तरह से जो वोल्केनो इरप्शन है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी, जो इंक्लूड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से इंक्रीज होगा वार्मिंग ऑफ प्लेनेट, और उसके साथ साथ जो वेरियस साइकिल्स है ग्लोबल टेम्परेचर रेज होगा, हाई रेट ऑफ मेल्टिंग आइस आइस होगा और कोज करेगा इरप्शन, और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी और पर्टिकुलर साइकिल क्रिएट होगी। Ship arrested after Kerala claim damage. How to admiral suits work. Recently, लाइबेरियन कंटेनर जो कि शिपमेंट MSC अकिटेका 2 के लिए जो कि त्रिवंतपुरम वाइजैक पोर्ट के वहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली मिशन अराइज प्रमोट किया गया, जो कि MSC एल्सा 3 के बाद देखने को मिला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा फील किया गया किस तरह से एडमिरल्टी सूट्स, ताकि जो लार्ज लीगल प्रोसीडिंग है मैरीटाइम लो डिस्प्यूट्स के बीच में हाई कोर्ट के अंदर, जो सूट्स का नेम दिया गया कि मैरीटाइम मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के ऊपर जो ऑपरेट करती है मैनेज करती है MSC अकिटेका 2, और अनदर कंपनी ऑफ द सेम ग्रुप ऑपरेट करती है MSC एलएस एल्सा 3 को, जिनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेट किया गया 9,531 करोड़। एलिक करता है जो पॉल्यूशन ऑफ केरला मेरीन इकोसिस्टम के अंदर ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ MSC एलिसा 3 की वजह से, May 25 जिसके अंदर 25 किलोमीटर साउथ वेस्ट अल के वहां पर, जिसमें शिपिंग के अंदर 600 कंटेनर थे जो कि प्लास्टिक हैजार्डस सब्सटेंस और डीजल की वजह से देखने के लिए मिला। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो द एडमिनर एक्ट 2017 गवर्नमेंट के अंदर मैरीन डिस्प्यूट इन इंडिया के लिए लाया गया था। अंडर दिस एक्ट जो सूट्स है वो फाइल किए जा सकते हैं मैरीटाइम क्लेम के लिए, डैमेज ऑफ शिप के लिए, ओनरशिप या एग्रीमेंट डिस्प्यूट्स के बीच में, लॉस ऑफ लाइफ वेजेस और एनवायरमेंट डैमेजेस के बीच में। 2017 के अंदर जो एक्ट आया था वो रिप्लेस करता है कॉलोनियल एरा के एडमिरल्टी एक्ट, एडमिरल्टी काउंट कोर्ट एक्ट 1861 को और काउंसिल कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एक्ट 1890 को, जिनके बेसिस पर ज्यूरिडिक्शन थी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर, जो कि मेजर पोर्ट थे अर्लियर इंडिया जब हम कॉलोनियल टाइम की बात करते हैं। नाउ अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं जिनके पास ज्यूरिडिक्शन है उनके अंदर केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैरीटाइम डिस्प्यूट की ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड की गई। ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो कोर्ट है वो एक्सटेंड कर सकता है टेरिटरी को वाटर विद रिस्पेक्ट टू द जो उनकी टेरिटरीज है, वाटर टेरिटरी जो 12 नॉटिकल मील्स के होते हैं, जो कि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लोअर वाटर लाइन के साथ कोस्ट लाइन के बीच में देखा जाता है। इसके साथ साथ जब हम डैमेज की बात करते हैं कि किस तरह से कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंट डैमेज अंडर सेक्शन 4 ऑफ एडमिरल्टी एक्ट के अंदर जो सेक्शन स्टेट करता है कि हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ज्यूरिडिक्शन को और डिटरमाइन कर सकता है क्वेश्चन जो मैरीटाइम क्लेम या फिर वेसल्स के थ्रू डैमेज या कॉज ऑफ एनवायरमेंट को मेजर करने के लिए। जब एक्ट की बात करते हैं तो मर्चेंट शिप एक्ट 1985 लायबल करता है ऑयल पोल्यूशन डैमेज को
या फिर जो इस तरह के इवेंट होते हैं उनकी वजह से एनवायरनमेंट को जो हार्म होता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर करता है अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए इस तरह के पोल्यूशन के अगेन। ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अप्रोच किया जा सकता है एनवायरनमेंट कंपनसेशन के लिए। 2016 में ट्रिब्यूनल ने पनामा बेस्ड शिपिंग कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का डैमेज जो ऑयल स्पिल की वजह से हुआ था वो देखने के लिए मिला था। एम आर राक सैंक ऑफ मुंबई कोस्ट इन 2011। पीएम स्वनिधि स्कीम 2.0 फॉर स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम जो कि प्रोवाइड करेगी वर्किंग कैपिटल लोन्स को 15,000 तक के इंटरेस्ट सब्सिडी 7% के साथ एनुअली यूपीआई लिंक क्रेडिट किए जाएंगे, जिसकी लिमिट होगी 30,000 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। पीएम स्वनिधि जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है लार्ज फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स को स्ट्रीट वेंडर्स को रीस्टार्ट कर सके बिजनेस को जो एडवर्सली इम्पैक्ट थे न कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। जो एक्ट मार्च 31 2025 में 6.8 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स के लोन दिया गया था, जिसमें 13,792 करोड़ जो इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किए गए थे। पीएम स्वनिधि स्कीम 1.0 गवर्नमेंट ने के द्वारा रेगुलेट की गई थी रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी जो थी 7% थी एवं जो रिवॉर्ड थे डिजिटल ट्रांजैक्शन वो कैश अप कैशबैक अप टू 1200 पर ईयर देखने के लिए मिला था। स्कीम को एक्सटेंड किया गया ताकि जो बजट है 2025-26 का गवर्नमेंट के अंदर अनाउंस किया गया कि इस तरह से स्कीम को स्टोर वेंडर्स के लिए चेंज किया जाएगा। द एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा रिवैम्प किया गया स्कीम को ताकि लॉन्च किया जा सके, जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इन केस ऑफ ओल्ड स्कीम के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजटरी एलोकेट करेगी 500 करोड़ जो रिवैम्प करेगी स्कीम को, और 16 फाइनेंशियल कमीशन के पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फिस्कल ईयर 2031 तक स्वनिधि लोन प्रोवाइड करती थी 50,000 रुपीज स्ट्रीट वेंडर्स को, जहां रुपी क्रेडिट कार्ड दिया की लिमिट होती थी 30,000। स्ट्रीट वेंडर जो कि सक्सेसफुली रीपे कर देते थे फर्स्ट लोन 10,000 का, वो एलिजिबल हो जाते थे सेकंड लोन 20,000 के लिए, और जो सेकंड लोन कंप्लीट कर देते थे वो थर्ड लोन 15,000 तक के लिए एलिजिबल थे। हाई इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन सेक्टर लोन के लिए ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके। गेटिंग गवर्नेंस फोर्ड राइट। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन के अंदर प्रोटेक्टिंग रूल मेकिंग फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस रेगुलेट एंटिटीज के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि प्रमोट किया जा सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, रेगुलेशन को, और प्रोटेक्टिव सिस्टम हो इंटीग्रिटी के लिए। मैजिकल गवर्नेंस कोड जो कि राइट एंड मेकिंग आर ई रेगुलेटिंग एंटिटीज के लिए गवर्न किया जा सके एज वेल एज। जब हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई के द्वारा प्लानिंग की गई ताकि इंटेंसिफाई किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके बैंकिंग बोर्ड को प्रोसीडिंग को थ्रू सिस्टम ऑफ सीरियस सुपरविजन मैनेजर के थ्रू, ताकि ऑफिसर्स जो है वो रेगुलेट करे क्लोजली बोर्ड को की प्रोसीडिंग को, और जो रेगुलेटिंग एंटिटीज है वो उनकी टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, कंट्रीब्यूट कर सके बोर्ड कमेटी के अंदर। मिसमैच जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके माइन्यूट लेवल पर भी अगर क्रिएट होता है तो। पोस्ट फैक्टो लाइक रेगुलेटर मूविंग क्लोजली टू बोर्ड रूम डिस्पाइट फैक्ट दैट जो डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड अपॉइंट किए जाएंगे आरबीआई के अप्रूवल से। मैनी ऑफ देम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, और फॉर्मल सीनियर रेगुलेटर ऑफिसर्स या जो फॉर्मल बैंक के हेड हो या फिर फॉर्मल सीनियर सिविल सर्वेंट्स को बनाया जा सकता है। जब हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सेबी की बात करते हैं, उनके द्वारा कंसल्टेंट
प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस ऑफ मार्केट के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए प्रमोट किया गया ताकि स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर कोऑपरेटिव्स और जो डिपॉजिट्स है उनको किया जा सके। इसके लिए रैपिडली इंक्रीज किया जाए इन्वेस्टमेंट बेसिस वॉल्यूम को और ग्रोइंग नेटवर्क जो इंटरमीडिएट एसोसिएशन के बीच में देखने के लिए मिलता है सिग्निफिकेंस ग्रोथ के लिए रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ लिस्ट से भी होल्ड करती है गवर्नेंस ऑफ MII जो कि टाइट देखी गई सिविलियर ईयर्स के अंदर। जब हम कमेटी की बात करते हैं MII की तो पेरीवाना कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो नॉन म्यूचुअलिज्म नेशनल स्टॉक को स्टेब्लिश किया जाए उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके बेसिस पर जो चेंजेस है या फिर जो रिकमेंडेशन है उनको प्रमोट किया जाए। इसके बाद बिमल जनाल कमेटी जो 2010 के अंदर आई थी ओनरशिप और गवर्नेंस नॉर्म के बेसिस पर नोटिफाई किया ताकि टर्न किया जा सके सेबी को और गोट रिपोर्सिंग महालिंग महालिंगम कमेटी जो इन्होंने रिकमेंड किया था 2022 के अंदर। RBI जो बेनिफिट कर सके सिविलियर एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू पर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को रिफॉर्म किया जा सके डिकेड के अंदर स्पेसिफिक अटेंशन जो बैंक गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग बोर्ड के ऊपर पर्टिकुलरली जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो मैंडेट करते PJ नायर कमेटी 2014 के अंदर रिकमेंड की गई थी रिकमेंडेशंस। जब हम एक्नोलेज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस की कि किस तरह से जो आउटकम है मैनी नॉन लीनियर फंक्शनिंग का रेगुलेशन का और जो टेम्पर देखने के लिए मिलता है एक्सेप्शंस का उसको किस तरह से मैनेज किया है पर्टिकुलरली एजेंडा मॉडल के अंदर तो उनको चेंजेस के लिए डिफरेंस जो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स और वोलेशन ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है उसको किस तरह से पनिश किया जाए स्वैप किया जाए और एक हेल्दी इकोसिस्टम प्रमोट किया जा सके जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच हो कैच ऑल वन इन्वेस्टिगेशन जो है उसको प्रमोट किया क्लियरली जो डैमेज रेगुलेटरी है उनके रोल को अकाउंटेबल बनाया जा सके और रिलीवेंट प्रेजेंट एक्ट प्रोवाइड किया जा सके जो हैंडल करे और रेगुलेट करे सिस्टम को रेगुलर एंटिटीज के साथ साथ। गुड सावर इंडियन रेन feed agriculture crucially depend on monsoon rainfall during June and July। इस साल जब हम मानसून की बात करते हैं तो अर्लियर मानसून देखने के लिए मिला था जिसके बाद पर्टिकुलर सीजन में जो खरीफ के सीजन में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि जो खरीफ सीजन है उसमें 60% जो एनुअल क्रॉप प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलती है रेनफॉल की वजह से उनको बेनिफिट होता है फूड गेन जो 25 और 26 के अंदर जो कि जुलाई टू जून के बीच में देखने के लिए मिलेगा। मानसून के अर्ली आने से एडवांटेज हो सकता है पैडी कल्टीवेशन को इसके साथ साथ जो खरीफ की मूंग उड़द और ऑल सीड या ग्राउंडनट जैसे और क्रॉप्स हैं उनको इन बेसिस पर जब हम खरीफ की बात करते हैं जो कि 40% इंक्रीज देखने के लिए मिलता है नॉर्मल एरिया से जो कि 11% ज्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जो रेन है वो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आने के बीच में देखी गई जिसके बाद जो सिगमेंट सेंटिमेंट हैज बीन हाइक इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस 14 खरीफ क्रॉप्स जिसमें रेंज फ्रॉम 1% फॉर मूंग 13.9% फॉर रागी शेयर हाइप देखने के लिए मिलेगी। जब हम सोयाबीन की बात करते हैं जो कि 4.7% का एक्सेप्शनल ऑफ डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है फार्मर शिफ्ट देखने को मिलता है अल्टरनेटिव ऑफ क्रॉप्स के बेसिस पर क्योंकि लो रेजिलियंस और लास्ट 2 इयर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो खरीफ के फसल के लिए रेनफॉल इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम मेन एरिया की बात करते हैं जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और उड़ीसा जो कि इंडिया का मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड को कवर करता है उनके बेसिस पर रेनफॉल जरूरी है। रेनफॉल के साथ साथ जो नॉर्मल रेनफॉल में बूस्ट होगा वो खरीफ को बेनिफिट करेगा लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्क कनेक्टेड है जैसे फ्लड के लैंडस्लाइड के या डिसरप्शंस के उनको भी देखना पड़ेगा। तो जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहाँ लैंडस्लाइड हिमाचल उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्य में इसके साथ साथ रिसेंटली केरला के वायनाड में देखने के लिए मिलता है उनको किस तरह से कर किया जाए बहुत ज्यादा पानी जो देखने के लिए मिलता है जिसके ड्रेनेज वाटर ड्रेनेज
को किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि रेन वाटर की वजह से फ्लड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो, कैच किया जा सके गोदावरी महानदी और कृष्ण जैसी नदियों को क्लोजली, ताकि फ्लड की जो सिचुएशन क्रिएट होती है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के कोर मानसून रीजन में उसको रोका जा सके। खरीफ की फसल को जो बेनिफिट रेनफॉल से होना चाहिए इसको प्रोवाइड किया जाए। इवन जो अदर फ्लडिंग एपिसोड्स है उनको रोककर आईएमडी के द्वारा अलग अलग जो स्टेटिक्स और डाटा है उनको यूज किया जाता है ताकि फार्मर्स को मानसून रिलेटेड डाटा प्रोवाइड किया जा सके और फसल के लिए जो बढ़ावा होना चाहिए इसको प्रमोट किया जा सके। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एग्रीकल्चर की इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जाए। ए पुश टावर्ड एलिजिबल ऑयल सिक्योरिटी। लार्ज इंपोर्ट, जब हम इंडिया की बात करते हैं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है कुकिंग ऑयल का, जिसमें स्टैटिस्टिकली वनरेबल है, अगर हम कंज्यूम करते हैं 27 मिलियन टन एनुअली जिससे इंपोर्ट किया जाता है 57%, जो डिमांड का देखने को मिलता है। 23-24 के अकॉर्डिंग इंपोर्ट किया गया था 16 मिलियन टन, यानी 60% ऑफ पाम ऑयल जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया गया था। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस बनने के लिए जरूरी है कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट या फिर प्राइस के अंदर शॉक या फिर जो रिस्क देखने के लिए मिलता है उनको उनसे इंडिया के बचाने के लिए जरूरी है कि सेल्फ रेजिलियंस और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर को प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या पाम ऑयल के लिए प्रमोट किया जाता है। जो बोल्ड बिट है इंपोर्ट डिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ, ताकि लार्ज स्केल के ऊपर इस मिशन को प्रमोट किया जा सके, जो प्रमोट करेगा इकोनॉमी को, कंट्रीब्यूट करेगा रीशेप करने में ग्लोबल एडिबल ऑयल की जो डायनेमिक्स है उनके साथ साथ कल्टीवेशन जो है इंडिया के अंदर एक्सटेंड होगा। पास्ट 3 डिकेड के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं, मॉडेस्ट की 6,673 हेक्टेयर था 1923 के अंदर। अंडर पाम ऑयल हैज ग्रो ओनली मोर देन 5 लाख हेक्टेयर। कंपैरिजन देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, ताकि क्रॉप रिड्यूस की जा सके कंट्री के अंदर डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट एडिबल ऑयल के ऊपर। इसके लिए जो इम्प्रूव की जाए अवेयरनेस को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, इंक्रीज किया जाए पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स का जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। जो स्पेसिफिक स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनके अंदर जो पॉलिसी बूस्ट है उनको रिसीव किया जा सके। जब हम बजटरी सपोर्ट की बात करते हैं तो 11,040 करोड़ रुपए मिशन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जो लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। जो हर स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात करते हैं जो कल्टीवेट करती है मिशन के तहत। जब हम इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट किया जाता है ताकि बूस्ट किया जा सके प्रोडक्टिविटी को। क्रिटिकल इनपुट्स लाइक ड्रॉप इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग पंप और वर्मी कंपोज यूनिट, जो इसेंशियल टूल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वो एडिशनल सपोर्ट और लैंड क्लीनिंग या फिर बायो फाइनेंसिंग और प्रोसेस यूनिट है उनको स्टेब्लिश किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। पाम ऑयल फ्रूट्स मिशन के साथ डायरेक्ट फार्मर प्रोसीडिंग लिंक को, प्रोसेसर लिंक्स को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके, प्राइस मैकेनिज्म फिक्स किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्शन हो प्राइस वोलेटिलिटी जो कि देखने के लिए मिलते हैं, उसके साथ साथ जो क्वालिटी है उसको भी प्रमोट किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके फार्मर्स को। R&D के थ्रू रीजनल स्पेसिफिक इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। फार्मर्स की जो अप्रोच है और जो एम है सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम और इकोनॉमिक वायबिलिटी को प्रमोट किया जाए, ताकि जो आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल की रूट्स है उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो फोकस किया जाता है कि डिफोरेस्टेशन के कंसर्न पर भी, कि पाम ऑयल कल्टीवेट करने के लिए इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो प्रमोट करती है पाम ऑयल ओनली इन नॉन फॉरेस्ट एंड लो वैल्यू एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर, ताकि जो फार्मर्स है वो सेंटर की जो पॉलिसी है उसको इफेक्ट में ला सके कंसर्न के साथ। जो कि डिफोरेस्टेशन का इशू जो देखने के लिए मिलते हैं उनको मैनेज किया, वो है हाई वाटर यूज और सोइल डिग्रेडेशन का, उसको कम करने के लिए मिशन
मैंडेट करता है ऑयल पाम कल्टीवेशन के साथ साथ सुटेबल एग्रो क्लाइमेट जोन, जो प्रमोट करती है वाटर एफिशिएंसी को, माइक्रो इरिगेशन को, इंटरक्रॉपिंग को और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ताकि प्रिवेंट किया जा सके सॉइल हेल्थ को, और बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस मिशन के एम्फेसाइज फार्मर एंगेज करते हैं अवेयरनेस को, कैंपेन को और डिमोनिस्ट्रेशन को, ताकि जो लर्निंग है उसको प्रमोट किया जा सके, और सस्टेनेबल के साथ साथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, जो इकोनॉमी को बढ़ाने में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में हेल्प करेगी। स्केल जो मस्ट हैंड इन हैंड ट्रेनिंग, जो इंटरक्रॉपिंग वाटर यूज एफिशिएंसी के साथ साथ 28 लाख हेक्टेयर आइडेंटिकल फाई किया गया है एज सुटेबल, ओनली 5.5 लाख आर अंडर कल्टीवेशन। तो किस तरह से कल्टीवेशन को इस लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ाया जाए ताकि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कर कर रूरल एरिया की इनकम को बढ़ाया जा सके, जॉब क्रिएट किया जा सके, और सर्प एग्रो इंडस्ट्री को ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। अमेरिका एंड चाइना एक टेलो टू बिग कार्बन इमिटर्स। रिसेंटली अमेरिका के अंदर वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो लाया गया, जिसके बाद ई व्हीकल के ऊपर फोकस देखा जाता है। जब अमेरिका और चाइना की बात करते हैं, दोनों ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेसिस पर जो कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन हाउस गैसेस इमल्सन के एक बड़े स्रोत है, लेकिन उनके बेसिस पर अमेरिका के द्वारा रिसेंटली यूएनएफसीसी और अदर जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर से रिमूवल, उनकी एनवायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बेसिस पर दिस एग्रीमेंट को शो करता है। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है स्पेस टू इवॉल्व एज न्यू ऑप्शनल इमर्ज। इंडिया भारत के अंदर एम्फोन तोकते जैसे साइक्लोन की वजह से नेशनल डिजास्टर जो है वो देखने के लिए मिले थे, जिसकी वजह से लाइफ होम जो सिटीज और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजेस था वो क्रिएट हुआ। अगर ईयरली देखे तो 50,000 करोड़ का एक इकोनॉमिक लॉस जो है इस तरह के डिजास्टर्स की वजह से देखने के लिए मिलता है, स्पेसिफिकली बेंगलुरु, असम और चेन्नई के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ उनके बेसिस के ऊपर। अगर जब हम रिडक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से रिडक्ट किया जाए, इसके लिए एक्सपो पोस्ट फंडिंग जो की जाती है उसकी के बेसिस पर चेंज किया जाए, किस तरह से जो मॉडल ऑफ स्पेंड आफ्टर लॉस की जो इनएफिशिएंसी है और अनसस्टेनेबिलिटी है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट एस्पिरेशन है और रिस्क असेसमेंट, अर्ली वार्निंग, मिटिगेशन सिस्टम, रिड्यूसिंग फैटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को कम किया जा सके, इन बेसिस पर बेनिफिट होता है, लेकिन किस तरह से इनको हाई एंडेड तक पहुंचाया जा सके। फाइनेंशियल कमीशन 1950 में सेकंड फाइनेंशियल कमीशन के अंदर रिकमेंड किया गया था 16 करोड़ एनुअली, ताकि जो मार्जिन मनी हेल्प कर सके स्टेट्स को जहां क्रॉप या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। उसके बाद एट फाइनेंशियल कमीशन ने स्केल अप किया था कि 240 करोड़ एनुअली प्रोवाइड किए जाए। नाइन्थ फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था स्टेट लेवल ऑटोनॉमी होनी चाहिए जो इंट्रोड्यूस कर सके क्लाइमेटी रिलीफ फंड को। और यह टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा सकता है, किस तरह से गुजरात अर्थक्वेक जो 2004 में आया था, इंडियन ओशन टी सुनामी के बाद, जो कि बर्डन था, वेकअप कॉल था। 11th और 12th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर अलोकेशन कंडीशन कंसीडरेबल था कि किस तरह से जो अप्रोच है जो लार्जली रिकमेंडेशन रिएक्शंस है उनको फंडिंग रिस्पॉन्स और क्लाइमेटी के बेसिस पर एंटिसिपेट किया जा सके। मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर फाइनली लाया गया, जिसने लीगल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, क्लियर टर्म्स और रेफरेंस के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल किया जा सके डिजास्टर्स को। लार्ज स्केल फॉर प्रोवाइड किया गया 13 फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज किया नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को, जो कि फर्स्ट टाइम आइडिया था स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड डिजास्टर फाइनेंसिंग होल्डिंग का। इसके बेसिस पर एक पार्ट को कॉन्शियस बनाया गया और दूसरे पार्ट को अलग रखा गया। 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर 2021
से लेकर 25-26 के अंदर इस चीज को चेंज किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया किस तरह से स्केल ऑफ फेज जो कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का है उसको 1.60 ट्रिलियन अलोकेट किया जाए स्टेट्स को एंड 68,000 करोड़ सेंटर को, जो इंक्लूड करता 45,000 करोड़ अनमार्क जो कि मिटिगेशन के लिए हो और शिफ्ट कर सके बिल्ड नाउ पे लेटर के इनिशिएटिव को इक्वली इंपॉर्टेंट हो, जो अडॉप्ट करने में डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को, जिसकी वजह से डेटा ड्रिवन फॉर्मुलेशन किया गया, गाइड किया गया अलोकेशंस को बेस पोस्ट एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो वनरेबलिटी एक्ट की गई थी। इसके साथ साथ जो ट्रांजिशन है, वेलफेयर माइंडसेट है, रिजिलियंस है, उनको फर्स्ट टाइम ऐड किया गया। इनिशिएटिव्स जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट गाइडेड पॉइंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2006 में 10 पॉइंट एजेंडा डिजास्टर रिलायंस रिहेबिटेशन डिजास्टर प्रोन वर्ल्ड को इंडिया किस तरह से नेशनल रिजिलियंस और इन बिल्डिंग नोट बोल्टेड की बेसिस पर क्रिएट किया, लार्ज स्केल जो फंडिंग है उसको प्रोवाइड किया जा सके, डिजास्टर स्टिक्स को टैकल करने के लिए फाइनेंशियल प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाए ताकि ट्रू इंडिपेंडेंस जो सॉवरेनिटी के साथ साथ डिजास्टर रिकवरी है उसको भी कवर किया जा सके। इंडिया फोरकास्ट विंडो इज नैरो। क्लाइमेट चेंज मेकिंग हार्ड टू फोरकास्टिंग इंडिया वेदर्स। रिसेंटली मृत्युंजय महापात्रा जो कि डायरेक्टर जनरल है आईएमडी के, उनके द्वारा क्लियर किया गया कि इस तरह से प्रिडिक्शन के बाद भी जो रेनफॉल है वो हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं किस तरह से सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। रिसेंटली जब हम नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं जहाँ हाई हीट कोर जोन के बेसिस पर, वहीं जो अदर सेंटर पेनिसुला की बात करते हैं वो देखा जाता है हैवी रेनफॉल इवेंट्स की बेसिस पर, लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म जो फ्रीक्वेंटली ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हाईली देखने को मिला। शिफ्ट किस तरह से वाइडल हो रहा है जब आईएमडी के डाटा या फिर एक्सट्रीम वेदर रेंजिंग जो साइक्लोन हो गए, ड्राउट हो गए या फिर फ्लड या अदर नेचुरल डिजास्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करते हैं, लाइवलीहुड को हार्म करते हैं, फूड सप्लाई चेन को पोज करते हैं, इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है और प्राइस रिस्क होते हैं। क्लाइमेट रिस्क के जो वेटेज है वो हैवीली इंश्योर है ताकि रिस्क क्लाइमेट जो डेथ या फिर जो अदर प्रॉपर्टी डैमेज होते हैं उनको देखा जाए। डिस्पाइट ग्रोइंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो फोरकास्टिंग एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली लास्ट पास्ट ईयर में देखने के लिए मिलता है। एक्यूरेसी जो है 40 to 50% क्लाइमेट चेंज की जो बैकड्रॉप की बेसिस पे देखी जा सकती है। ये इंक्लूड करता है किस तरह से जो सिस्टम मॉडर्नाइज हुआ है, कम्युनिकेशन को इफेक्ट किया गया फोरकास्टिंग के थ्रू थ्रू वार्म वार्निंग कैपेसिटीज के साथ साथ जो कि साइक्लोन स्टॉर्म्स जो अरेबियन सी के अंदर उठते हैं फिर 90s के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उन बेसिस पर डाटा को प्रमोट करके। ब्राजील प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रोइंग कोऑपरेशन इन डिफेंस बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील सिंबल ऑफ डीप म्यूचुअल ट्रस्ट जो कि दो कंट्री के बीच की सिमिलर थिंकिंग और फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस और जीरो डाउट स्टैंडर्ड की पॉलिसी को प्रमोट करता है। जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ब्राजील के प्रेसिडेंट लुई इनांसियो लुला सिल्वा से मिलने के बाद कहा गया कि किस तरह से जो ट्रिप है वो ट्रेड फ्लो करेगी इंडिया फ्रॉम 12 बिलियन लास्ट ईयर, वहीं इन शॉर्ट टर्म विदाउट गिविंग मोर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि किस तरह से एक्सपेंडिंग जो ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में इंडिया और साउथ अमेरिका ब्लॉक के अंदर देखने के लिए मिली है वो रिड्यूस करेगी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ताकि लिमिटिंग जो लिमिट करता है ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए अगले 5 ईयर का टारगेट रखा गया है कि इंडिया और ब्राजील जो की जो पार्टनरशिप 20 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। जब म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते हैं, रिसेंटली 6 एग्रीमेंट जो साइन किए गए कॉम्बैक्ट करने के लिए टेररिज्म को ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को, रिन्यूएबल एनर्जी को, डिजिटल सॉल्यूशन को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, एग्रीकल्चर रिसर्च को और म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को। CGI, third arm of democracy, fulfill responsibility as desired by अम्बेडकर। डेमोक्रेसी की थर्ड आर्म एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी
जो है फिलफिल करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो फाउंडिंग फादर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जब हम B.R. अम्बेडकर जी की बात करते हैं, जिनको क्रिटिसाइज किया गया था सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग टू सेंट्रलाइज एंड बाय द प्रोवाइड टू मच ऑफ फेडरलिज्म। उस टाइम पर बाबा साहिब के द्वारा कहा गया था कि किस तरह से जो क्रिटिसिज्म को रिप्लाई किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेंट्रिक और फेडरल, वी आर गिविंग कंट्री ए कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल फॉर ऑल challenges, it can assure you it will keep the country unite in terms of war and peace, addressing misgivingness. Project of Great Nicobar Island have strategical importance. Government must not ignore transparency related concern. पास्ट 5 इयर्स के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए ताकि डेवलप किया जा सके अंडमान निकोबार आइलैंड को सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर, जो हम पेनिनसुलर एरिया में फिर क्रूशियल सेफ गार्डिंग की बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग रिवैम्पिंग एयरफील्ड जेट्स बिल्डिंग लॉजिस्टिक के लिए और स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके मिलिट्री पर्सनल को, जो रीबूस्ट करेगी सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनोवेशन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा सके ग्रेट निकोबार के अंदर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स के साथ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो टाउनशिप है गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट स्प्रेड किया जा सके, ताकि एनहेंस किया जा सके कैपेबिलिटी को, कैपेबिलिटी ऑफ चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, जो कि जनरेट कर रही है स्ट्रेंथ इनको बे ऑफ बंगाल के अंदर पास्ट 2 डिकेड्स के अंदर देते हैं। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुश कर रहा है ताकि बिल्ड किया जा सके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को डेटरेंस की तरह ग्रेट निकोबार के अंदर, जो कि अगर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी डिले है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव होने के साथ साथ जो चैलेंजेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिविल सोसाइटी एड्रेस करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के थ्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से अपग्रेड किया जाए जो हार्म ना करे इंडिजिनियस कम्युनिटीज को, उसके साथ साथ इकोसिस्टम को, और जो वहाँ सैम्पोन या अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि उनके राइट्स को, कोरल रिलीफ को, मैरीटाइम सिस्टम को, और जो एंडेंजर स्पीसीज या फिर टेरिटोरियल निकोबार बर्ड्स को, टर्टल्स को। 2023 के अंदर नेशनल ग्रीन टर्मिनल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्शन ने हाई पावर्ड कमेटी, ताकि जो रिविजिट किया जा सके एनवायरनमेंट क्लियरेंस को जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की है, और इन पैसिव रिजोल्यूशन को ढूंढा जा सके। बेंगलुरु बुल्स बुलीज किस तरह से रिसेंट ईयर के अंदर जो जीनोसाइड कास्ट कन्फ्लिक्ट मर्डर या फिर वॉयलेंस जो ट्रेजिडीज देखने के लिए मिलती है, उनकी वजह से सिटी के अंदर जो फॉल अपार्ट स्मॉल स्टफ किससे रिलेटेड हेल्थ होल्ड करते हैं, जो किस उनको सोल्व किया जाए और कंपेयर किया जाए अनफोल्डेबल अराउंड कन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पर कि सिटी कैसे सरवाइव करेगी, या फिर जो चेंज होता है डायनेमिक है कब वो सेफ होम या फिर हेल्थी और इनफ डे होंगे कि इन सारी चीजों को हैंडल कर सके। उत्तराखंड टू स्टडी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिटी टू चेक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन किया गया असेसमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालय स्टेट बाय स्टेटेड स्टेट टू चेक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कैरिंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इकोसिस्टम स्पेसिफिक एरिया के अंदर सब्सटेन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं विदाउट एनी डिग्रेशन या फिर नेशनल रिसोर्स को हार्म पहुंचाए सिग्निफिकेंटली बिना एनवायरमेंट डैमेज के। कांवड़ यात्रा जो कि शेड्यूल की गई 11 से 23 जुलाई के अंदर, जिसमें 3 करोड़ डिवोटीज एस्टिमेट किए गए हरिद्वार में कलेक्ट होने के लिए, उनको जो कलेक्ट करेंगे होली वाटर ऑफ गंगा का टू ऑफर एट शिव टेम्पल इन हर होम। किस तरह से टूरिज्म को मैनेज किया जाएगा, उसके साथ साथ जब हम नेशनल वाइड देखते हैं जहाँ नैनीताल और मसूरी के अंदर भी जो ओवर क्राउड की समस्या है वो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और फॉरेस्ट हार्म या फिर स्पिन
जो कंडीशन क्रिएट होती है, वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता, ओवरबर्डन तो नहीं है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि 2022 के अंदर जोशीमठ और चिमोली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलप हुए थे क्रैक्स और उस तरह के जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है, लैंड सब्सिडेंस श्रिंक है, उनको इसको किस तरह से कर्व किया जाए ताकि जो एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड लेवल पर रखा जा सके, टूरिज्म के साथ साथ इकोसिस्टम को भी बचाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।